वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डेली रात को 9 बजे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो रात को 9 बजे डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे और 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा आपको तुरंत आपके कोर्स पे। इसके साथ साथ और भी नए कोर्सेज और भी नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलती रहेंगी। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिए गए इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। कथन दिया गया है प्राक्कलन समिति को सतत मितव्ययिता समिति कहा गया है। इसका कारण दिया गया क्योंकि यह प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है। अब इन कथन और कारण को देखते हुए सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो आर है, कारण है, ये सही व्याख्या नहीं करता है कथन की। इस प्रकार आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न फिर से आपका कथन और कारण से रिलेटेड है। तो कथन दिया गया है भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका कारण दिया गया क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि का उल्लेख है। इसमें से बताना है कथन और कारण को देखते हुए कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर आप चयन करेंगे ऑप्शन बी का। कथन सही है, कारण भी सही है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि का उल्लेख है, पर इसलिए भारत के राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन का महाभियोग लगाया जा सकता है, ऐसा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर बी करेक्ट करेंगे। 428 क्वेश्चन है। इसमें कथन देखिए। कथन दिया गया 73वां संशोधन अधिनियम देश में सबसे नीचे के प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में समुचित स्थान मिला है। अब इन ऑप्शंस को देख के आपको उत्तर देना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है पर आर सही है। परंतु इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और कारण जो दिया गया है आर, ये ए की सही व्याख्या भी करता है। 429 क्वेश्चन है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। सेकंड स्टेटमेंट है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी किए हुए होना चाहिए। थर्ड है उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। अब इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं ये पूछा गया है, ना कि सही दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। और ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, 35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। इसकी परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का निर्धारण संसद द्वारा होता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ राइट है उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, इसलिए आप ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। पहला और तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है। 430वां प्रश्न है राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है तिहाई भाग, ऑप्शन बी है 12वां भाग, ऑप्शन सी है 8वां भाग या फिर ऑप्शन डी है 6ठा भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/6 अर्थात 6ठा भाग।
अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण पर बेस्ड है। तो कथन दिया गया, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। इसका कारण दिया गया है क्योंकि किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उससे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। अब ये कथन और कारण है ए और आर के फॉर्म में, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 432वां प्रश्न है, कथन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इसका कारण दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार उत्तर भी देना है कथन और कारण को देखते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन देखिए, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार में कार्य करते हैं। इसका कारण दिया गया, उनका चयन और उनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। अब इनको देखना है और सही उत्तर देना है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 434वां प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला कथन है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तहत हुआ था। सेकंड है, इसका गठन 1951 में हुआ था। थर्ड है, इसका रख रखाव वित्त सचिव द्वारा राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इस निधि की राशि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसका गठन हुआ था 1950 में, ना कि 1951 में। और इस निधि की राशि का जो निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन इस निधि में कितना पैसा होगा इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 435 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में संसदीय समितियां दी गई हैं और सूची 2 में गठन का वर्ष दिया गया है। समितियां देख लीजिए कौन कौन सी। पहली है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सेकंड है लोक उपक्रमों संबंधी से संबद्ध समिति, सी है अधीनस्थ विधान समिति और डी है लोक लेखा समिति। इसका वर्ष देखिए 1923 है, 1953 है, 1921 है और 1953-1964 दिया गया है। इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का गठन हुआ था 1953 में, आप 2 से मैच कर सकते हैं। बी है लोक उपक्रमों संबंधी से संबद्ध समिति, ये हो जाएगी 1964, ठीक है। अधीनस्थ विधान समिति, इसका समय है 1953, तो आप इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन ले सकते थे जिसमें 1953 है। फिर है लोक लेखा समिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921, तो राइट आंसर हो जाएगा 2543, ठीक है। इसी के अनुसार आप अपना ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 436 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या क्या हो सकते हैं। पहला है, राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। सेकंड है, राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है। थर्ड है, राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और फोर्थ है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है। अब इनमें से देख करके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सही उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकता और राष्ट्रपति जो है नागरिकों सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। इसलिए आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। 437 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम केंद्र में द्वैत शासन, ऑप्शन बी 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली, सी है 1935 का अधिनियम द्वैत सदनी और डी है 1853 का अधिनियम जिसमें भारत का गवर्नर जनरल बना। बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसमें एक करेक्टली मैच्ड दिया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 का अधिनियम आता है जिसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ 1935 के अधिनियम से,
द्वैध सदनी व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम से, और भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 के अधिनियम में। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, यह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। सेकंड है, इसका विस्तार संसद के विधायी अधिकार तक है। थर्ड है, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब लोकसभा का सत्रावसान हो। फोर्थ है, राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तभी जारी करता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और यह राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 439 क्वेश्चन है, कथन देखिए, योजनाओं की तैयारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव होता है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही दिया गया है? आप आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं निम्न में से कौन सी हैं? पहला है मौलिक अधिकार, सेकंड है न्यायिक समीक्षा, थर्ड है संघवाद और फोर्थ है लिखित संविधान। अब बताइए इनमें से कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और लिखित संविधान भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं निश्चित करता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखे हैं। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जल्द ही ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछिए। जो कमेंट के ज़रिए से आंसर करेक्ट कराए जा सकते हैं मैं उन्हें वहाँ पर आपको समझा देती हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ साथ इसका कंटेंट अगर आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर ये PDF भी चाहिए, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और कॉल या मैसेज करके भी आप अपने कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।